तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 2 का एपिसोड 3। और मैंने एपिसोड 2 पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख के आइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं और हमारे स्टार्ट में हमें वहीं से दिखाते हैं जहाँ से हमारा एपिसोड 2 खत्म हुआ था। कि मास्टरमाइंड एकदम जिनकी तरफ देख रहे होते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं ऑस्कर से, अच्छा तो तुम इस लड़के से फाइट कराना चाहते हो, मुझे अपनी जगह है। मुझे लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और बच्चे, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे फाइट करना चाहता है? और ऑस्कर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जिन बोलता है मास्टर बैंक से, क्यों? और मास्टर बैंक सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जिन बोलता है मास्टर बैंक से, क्या आप ये सोचते हैं कि आप मुझे नहीं हरा पाएंगे, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं मास्टर बैंक? और मास्टर बैंक उसी की बातें सुन रहे होते हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो बोलते हैं कितना इंटरेस्टिंग लड़का है। और उसके बाद वो शायद की मॉम की तरफ देख रहे होते हैं और शायद की मॉम के सामने कैप्टवा खड़ा होता है। उसके बाद शायद की मॉम भी साइड में देखती है मास्टर बैंक की तरफ, और मास्टर बैंक बोलते हैं फिर कि मैं बेस्ट को सबसे लास्ट के लिए रखूंगा, तो तुम मुझसे अभी फाइट नहीं कर सकते लड़के। और यही बोल के वो वहां से जा रहे होते हैं और जिन्हों नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो स्टीफन की तरफ जा रहे होते हैं। स्टीफन सोच रहा होता है क्या क्या हुआ यहाँ पे। और फिर वो स्टीफन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और स्टीफन उनसे बोलता है कि आप कौन है बूढ़े दादाजी। और फिर मास्टर वैंग बोलते हैं स्टीफन से कि मैंने कभी भी वेस्टर्न लोगों की तलवारबाजी नहीं देखी, क्या तुम मुझे दिखाओगे? और स्टीफन बोलता है कि क्या आप मुझसे फाइट करना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं दादाजी कि मैं कभी भी बूढ़े लोगों को परेशान नहीं करता। और मास्टर वैंग उसकी यही बातें सुन के एकदम गुस्सा हो गए होते हैं और बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिन और ऑस्कर उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद जिन उनकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन उन्हें पीछे से कोई आवाज देता है और वो बोलता है ये लड़के। और जिन सोच रहा होता है क्या अब कौन है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा तो तू क्या मेरे मास्टर के साथ फाइट करना चाहता है? और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है मास्टर। उसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे हो, तुम मुझसे फाइट करोगे मेरे मास्टर से पहले। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर उसके बाद ली बोलता है कि ऐसा लगता है कि सभी ने डिसाइड कर लिया है कि किसका मैच किसके साथ होगा, तो फिर कल सभी अपने अपोनेंट को फेस करेंगे कल के मैच में। और फिर हमें दिखाते हैं उगारिया का मैच सैथ के साथ डिसाइड होता है और सैथ की मम का मैच कैप्टवा के साथ होता है और ली का मैच काइल के साथ होता है और मास्टर वैंग स्टीफन से फाइट करेंगे। और जो मास्टर वैंग का डिसिप्लिन है वो जिनके साथ फाइट करेगा। और फिर ली बोलता है सभी लोगों से कि कल का पहला मैच कल दोपहर को होगा, तब तक आप लोग आराम कर लें। और फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं यंगजिन हाई स्कूल, जिसके अंदर सैथ के अंकल बैठे होते हैं और वो सामने मॉनिटर को देख रहे होते हैं जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स का मैच होता है। और वो नहीं देख रहे होते हैं कि किसका मैच किसके साथ है। और फिर वो यही देख रहे होते हैं कि कौन किससे फाइट करेगा। और वो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे होते हैं। उसके बाद वो सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पे कोई गेट पे नॉक कर रहा होता है। और फिर वो एकदम खड़े हो जाते हैं तो गेट खुल के कोई आता है और ये सोफी के डैड होते हैं। वो बोलते हैं एक मिनट, क्या हम बात कर सकते हैं? और शायद के अंकल बोलते हैं प्लीज आप अंदर आ जाइए। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं शायद के अंकल से कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मुझे माफ करना, मैं शायद को रोक नहीं सका यहाँ पे। मैंने अभी कंफर्म किया है कि वो ओसाका के अंदर है। और शायद के अंकल बोलते हैं हाँ मैंने भी यही सुना है। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि तो फिर आप क्या करना चाहते हैं अब? और फिर शायद के अंकल टैब को ओपन करते हैं और वो उनके सामने रख देते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज इसे देखिए। और फिर सोफी के डैड उसे ही देख रहे होते हैं और वो एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये क्या है? और इस टाइप के अंदर यही दिखाया गया होता है कि कौन किससे फाइट करेगा, किसका मैच है, कौन कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद शायद के अंकल बोलते हैं सोफी के डैड से कि ये गेम है। और सोफी के डैड बोलते हैं क्या गेम? और शायद के अंकल बोलते हैं हाँ गेम, जिसमें सभी की जान दांव पे लगी है। और सोफी के डैड यही सुन के एकदम शॉक होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं। और फिर शायद के अंकल पूछते हैं सोफी के डैड से क्या आप इसे रोक सकते हैं? और सोफी के डैड बोलते हैं हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं जापानीज पुलिस से बात करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। और शायद के अंकल बोलते हैं प्लीज आप कोई रास्ता ढूंढिए और आप इसे रोक सकते हैं तो आप इसे प्लीज रोकिए। और फिर शायद के अंकल बोलते हैं कि अगर शायद को कुछ हुआ तो इस बात से आपकी बेटी भी ज्यादा खुश नहीं होगी। और सोफी के डैड उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ओसाका में जहाँ पे रॉयल होटल के अंदर सभी रुके होते हैं और होटल के बाहर कैप्टवा बैठा होता है आग जला के, उसके पीछे से कोई आ रहा होता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास एक अच्छा होटल है, तुम उसके अंदर क्यों नहीं रहते? और फिर कैप्टवा पीछे देखता है तो ये होकारिया होता है और वो बोलता है अच्छा कैप्टवा क्या हुआ? और फिर कैप्टवा अपने सिर को आगे कर लेता है। उसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी को छील रहा होता है और फिर होकारिया बोलता है कैप्टवा से क्या तुम पार्टी नहीं करना चाहते? आखिर तुम्हारी फाइट एक लेडीज के साथ ही तो है, इसमें क्या ही मुश्किल हो सकता है? और यही सुनने के बाद कैप्टवा बोलता है होगारे से सुन मेरे दोस्त, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या तू मेरी मदद करेगा? और होगारे सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद कैप्टवा बोलता है होगारिया से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे मेरे होम टाउन में दफन कर देना। और यही सुनने के बाद होगारिया बोलता है क्या ये क्या बोल रहा है तू? और इसके बाद कैप्टवा बोलता है होगारिया से कि मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं तुझे एक एडवाइस और देता हूँ कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी हार मान लो। और यही सुनने के बाद होगारिया एकदम गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है कैप्टवा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक छोटे बच्चे से भी
नहीं जीत सकता। और कैप्टो उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हुगारिया बोलता है बस देखते जाओ कैसे मैं उस बच्चे को हराऊंगा, ये तुम अपनी आंखों से खुद देखना। और एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद वो होटल की तरफ देखता है और वहां में दिखाते हैं वहां से सैथ भी नीचे की तरफ उसे ही देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है वहां पे। लेकिन कैप्टो बोलता है कि मैं उस लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा। और फिर हमें दिखाते हैं जापान का रॉयल होटल जिसके अंदर ली होते हैं, उनके डैड होते हैं और उसका बॉडीगार्ड होता है जो सामने टीवी स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हैं। उसके बाद ली के डैड बोलते हैं उससे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। और ली बोलता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ली के डैड बोलते हैं ली से नहीं ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है, अगर तुम नहीं करते तो हम इतना ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा पाते। और फिर ली के डैड बोलते हैं जैसा रूमर्स ने कहा था कि मास्टर बैंक पार्टिसिपेट करेंगे इस मैच के अंदर, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग उनके ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं ताकि वो उन्हें देख सकें। और फिर वो पूछते हैं ली से कि साउथ का कैसा काम हो रहा है। और फिर ली बोलता है कि वहाँ पे ज्यादा बैटिंग नहीं लगाई जा रही, मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को हमारे मैच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और ली के डैड बोलता है कि हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते, ये सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है, जब एक बार मैच स्टार्ट हो जाएगा तब चीजें अपने आप बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने स्टैक बढ़ाने पड़ेंगे। और फिर ली पूछता है कि ये हम कैसे करेंगे। और फिर ली के डैड बोलते हैं कि चलो एक बार हम देख लेते हैं कि मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और फिर हमें दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पे सभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ गई होती है और उनके नीचे हमें दिखाते हैं कि उनके ऊपर कितना ज्यादा बैट लगाई गई है लोगों के द्वारा। और फिर ली के डैड पूछते हैं ली से क्या ये जरूरी था कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। और फिर ली बोलता है कि मैं इस चांस को यूज करना चाहता था ताकि मैं जान सकूं मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। लेकिन ली के डैड बोलते हैं कि अगर तुम शुरुआत में ही हार गए तो तुम मेरी पोजीशन कभी भी नहीं हासिल कर पाओगे, ये तुम जानते हो ना। और फिर ली बोलता है हाँ मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसके बाद ली के डैड बोलते हैं कि इसके साथ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ। और फिर हमें जहाँ पे टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि सैथ और हुगारिया के मैच के बीच में सैथ के हारने पे ज्यादा पैसे लगाए गए होते हैं। और यही देख के ली बोलता है कि हुगारिया कुछ ज्यादा पॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसी की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चेयरमैन कैंग अभी कुछ ज्यादा यंग है, इसलिए पीपल उनके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है, तो ये सिर्फ एक तरफा मैच समझ रहे हैं वो। और फिर ली के डैड बोलते हैं ली से अच्छा ऐसी बात है, ये तो कुछ ज्यादा ही एक तरफा हो रहा है, लगता है कि हमें इसे इक्वल करना ही पड़ेगा, तो बैट लगा दो चेयरमैन कैंग के ऊपर। और ली बोलता है हाँ ठीक है सर। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैथ की मॉम और कैप्टिवा के बीच में जहाँ पे सैथ की मॉम के ऊपर ज्यादा पैसे लगाए गए होते हैं। और इसे देख के ली के डैड बोलते हैं अच्छा तो ये भी यहाँ पे है, इस औरत के ऊपर $1 मिलियन लगा दो। और यही सुन के लिए एकदम शॉक होता है, बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई रीजन नहीं है कि वो हार जाए इस मैच के अंदर, आखिरकार मास्टर बैंक उसी औरत की वजह से यहाँ पे आए हैं, क्या ये तुम जानते नहीं हो। और ली बोलता है हाँ ठीक है सर। और फिर हमें दिखाते हैं ओसाका स्टेडियम जिसके अंदर र्यूसिन और यूनेस्के होते हैं और वो भी सामने स्क्रीन को देख रहे होते हैं कि किसके ऊपर कितनी बैट लगाई गई है। और फिर र्यूसिन बोलता है यूनेस्के से कि मुझे लगता है कि चाइनीज लोगों ने पहले ही बैट लगाना शुरू कर दिया है। और यही सुन के यूनेस्के बोलता है तो फिर हम भी शुरू कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। और फिर र्यूसिन बोलता है यूनेस्के से कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं किसके ऊपर बैट लगाऊं। उसके बाद वो शायद की मॉम की तरफ अपनी उंगली करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस औरत पे अपना सब कुछ बैट लगाना चाहूंगा। और उसके बाद यूनेस्के बोलता है अच्छा तो तुम उसे चूज करते हो तो ठीक है मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। और वो शायद की तरफ उंगली कर रहा होता है और वो शायद पे अपना सब कुछ बैट लगाना चाहता था। और फिर यूनेस्के बोलता है यूनेस्के से कि मैंने सुना है कि बाकी सारे गेम के ऊपर बैटिंग अच्छे से नहीं हो रही। और यूनेस्के बोलता है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पार्टिसिपेंट्स के बारे में, लेकिन जब एक बार मैच स्टार्ट होगा और विनर को पता चलेगा तो उसके बाद बैटिंग अपने आप बढ़ने लगेगी। और फिर रीसन सोच रहा होता है तो फिर हम क्या करें इसके बारे में। लेकिन यूनेस्के बोलता है कि चिंता मत करो ओल्ड मैन, बस एक बार लोगों को पता चलने दो कि कौन ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद पैसा अपने आप आने लगेगा। और फिर हमें दिखाते हैं मास्टर बैंक और स्टीफन का मैच जहाँ पे मास्टर बैंक के ऊपर ज्यादा पैसे लगे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं जिन और मास्टर बैंक के डिसिप्लिन का मैच जहाँ पे जिनके ऊपर ज्यादा पैसे लगे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि अगला दिन हो जाता है और ओसाका स्टेडियम के अंदर जहाँ पे सारे कैमरे तैयार होते हैं वो सभी को रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं अकीरा जो पूछ रही होती है सैथ से कि आपके आउटफिट में आप क्या पहनना चाहेंगे, सूट या और कुछ। लेकिन सैथ बोलता है कोई बात नहीं मैं सूट ही पहन लूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि सैथ की मॉम पूछ रही होती है जिन से क्या तुम तैयार हो, और जिन बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे कैप्टन और होगारिया भी मैच देख रहे होते हैं, जिन और जिनके डैड और उनका बॉडीगार्ड भी मैच देख रहा होता है। और रीसन और यूनेस्के भी तैयार होते हैं मैच देखने के लिए। स्टीवन और मास्टर बैंक भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं इस मैच को लेके। उसका अनाउंसमेंट होती है कि मैच का ऑर्डर बैटिंग की प्राइस के ऊपर होगा, जिसकी बैट ज्यादा होगी उसका मैच पहले होगा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी को पता चले कि वो जो देखना चाहते हैं हम उन्हें वही दिखाना चाहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि पहला मैच डिसाइड हो चुका है और ये मैच होता है सैथ और हुगारिया के बीच में और वो दोनों के दोनों ही तैयार होते हैं। उसका हुगारिया एकदम हंसते हुए बोलता है टाइम आ चुका है, मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है ये बोलते हुए। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैथ की साइड पे जैब और बॉब बोल रहे होते हैं गुड लक बॉस, और वो एकदम जा रहा होता है गुस्से में। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि दोनों के दोनों प्लेयर जल्दी से जल्दी आ जाएं। और वो दोनों के दोनों आ जाते हैं और बाकी सारे कैमरे तैयार होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर हुगारिया आ रहा होता है और शायद भी उसी की तरफ आ रहा होता है
होता है और कैमरे उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद हुगारे एकदम स्माइल करता है और वो बोलता है, ओए लड़के क्या तू ठीक है? और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये अभी भी कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ कि अभी भी हार मान ले, क्या है इसके बारे में? और शायद उसकी यही बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद हुगारे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता। क्या तूने सुना नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है जिन्होंने मुझसे फाइट करने की कोशिश की है? उन सब लोगों की हड्डियां टूट चुकी हैं और उन सब लोगों ने अपने पैंट भी गीले कर दिए थे। क्या तू भी ऐसा करना चाहता है? और शायद बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बात करते हो। और हुगारे सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सबसे पहले तेरी एक गर्दन ही तोड़ूंगा ताकि तू इतनी बात ना कर सके। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि सारी बैटिंग अभी बंद कर दी गई है और जो टोटल बैट का प्राइस है वो $4.3 मिलियन है और जो विनर होगा उसे इसका 10% मिलेगा। और यही सुन के हुगारिया बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसा हमने बोला था यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, तो अभी तुम लोग शुरू कर सकते हो। और शायद सामने की तरफ देख रहा होता है हुगारिया को और इसके बाद ही हुगारिया एकदम चिल्ला के बोलता है, चलो ठीक है शुरू करते हैं बच्चे। लेकिन एकदम से अपना शायद पंच मारता है उसे और सीधा उसके मुंह पे लगा होता है बुरी तरीके से और उसका मुंह एकदम हिल गया होता है। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ और अपना शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका हुगारिया बोलता है, शिट ये क्या किया तूने? और फिर हुगारिया गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है, तू कमीने। और फिर वो अपने हाथ से उसकी कॉलर पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसे मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे मारता नहीं। वो अपने पैरों को पीछे करता है और अपने दोनों हाथों से उसकी जैकेट पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने के लिए एकदम तैयार होता है। और शायद को ऊपर की तरफ उठा भी लिया होता है उसने, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुकता है तो वैसे ही शायद अपना हाथ मारता है बहुत जोर से उसके सिर पे, जिसकी वजह से हमें दिखाता है कि उसके कान के पर्दा होता है वो फट गया होता है और उसका सिर बिल्कुल हिला होता है बुरी तरीके से। उसके बाद उसके कान से बहुत ज्यादा खून निकल आता है और शायद यही देख के बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और इसी अटैक के बाद हुगारिया बिल्कुल हिल गया होता है, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और उसके कान से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। वो शायद की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से से और अपना शायद उसे ही देख रहा होता है, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद हुगारिया अपने सिर को हिलाता है और अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके बहुत ज्यादा खून निकल आया, ये कैसे हुआ? और अपने हाथ को देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसका हाथ हिल रहा होता है, लेकिन अपना शायद उसे ही देख रहा होता है गुस्से से और फिर शायद वहां से मुड़ के जा रहा होता है। उसके बाद हुगारिया उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है, रुक जा, क्या हुआ? तू यहाँ से जा क्यों रहा है? अभी मैच खत्म नहीं हुआ बच्चे। और शायद फिर मुड़ के उसकी तरफ देखता है और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है कैमरे की साइड। उसका वो बोलता है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? और हमें दिखाते हैं कि कोई भी उसे कुछ नहीं बोल रहा होता और यहाँ रूम के अंदर शायद की मोम और जिन उसके मैच को देख रहे होते हैं और शायद की मोम कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। उसके बाद हमें दिखाता है स्टीफन जो बोल रहा होता है, वाह वाह ये तो बहुत अच्छा मैच है। और कैप्टिवा भी उसके मैच को देख रहा होता है। ली और ली के डैड भी देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और मास्टर वैंग और उसका डिसिप्लिन दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद शायद बोलता है हुगारिया से, क्या तुम इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो? और हुगारिया उसी की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा होता। और उसके बाद शायद हुगारिया की तरफ देख रहा होता है और हुगारिया बोलता है, तू कमीने, मैं तुझे मार दूंगा जान से। और वो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है बहुत ज्यादा गुस्से से। और फिर हमें दिखाता है उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच लगा होता है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन में गिर जाता है और ये शायद ने मारा होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं शायद खड़ा होता है और उसके पीछे हुगारिया जमीन में डला होता है और वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा होता, उसके एकदम बेहोश हो गया होता है। लेकिन शायद बोलता है उसकी तरफ देख के, बेवकूफ कहीं का, क्या बोल रहा था मेरे बारे में? और यही देख के रिशन और रिनिस के दोनों खुश होते हैं। उसका रिशन बोलता है कि ये बहुत अच्छा था और रिनिस के बोल रहा होता है, मैं तो पहले से ही जानता था कि यही होने वाला है। उसका रिनिस के बोलता है कि देखा तुमने कि बैट का प्राइस कितनी जल्दी ऊपर जा रहा है। और रिशन पूछता है उससे कि तो अगला मैच किसका है? और फिर रिनिस के बोलता है कि इन दोनों का मैच है अगला। और उसमें हमें दिखाते हैं स्टीफन और मास्टर बैंक का मैच होता है ये। और फिर हमें दिखाते हैं मास्टर बैंक और स्टीफन दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और मास्टर बैंक सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं, उनके हाथ में कोई वेपन नहीं होता। और यहाँ पे स्टीफन खड़ा होता है जिसके पास दो दो तलवार होती हैं और वो बोल रहा होता है कि मैं आपके साथ क्या करूँ दादाजी? क्या ये लीगल भी है कि आप मुझसे इस तरीके से फाइट कर रहे हैं? कहीं अगर आपको कुछ हो गया तो? और मास्टर बैंक उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। उसके बाद स्टीफन बोलता है, मैं आपके ऊपर ज्यादा ताकत यूज नहीं करूंगा अपनी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस मैच को जल्द से जल्द खत्म कर दूं, पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले अपने आप खुद हार मान लें। और मास्टर बैंक उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोले जा रहा है। और उसका अनाउंसमेंट होती है कि अभी सारी बैटिंग रोक दी गई है और आप मैच शुरू कर सकते हैं। और उसका मास्टर बैंक बोलते हैं स्टीफन से कि बच्चे अपना सबसे बेस्ट देना। और फिर स्टीफन बोलता है मास्टर बैंक से कि हाँ ठीक है, पर आप जान देना कि ये स्पोर्ट नहीं है, या अगर मेरी तलवार आपको लगी तो आप मर भी सकते हैं यहाँ पे। और मास्टर बैंक उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, यहाँ पे जो मरेगा वो तुम हो और कोई नहीं। और यही सुन के स्टीफन एकदम स्माइल कर रहा है और वो बोलता है, देखो कौन बोल रहा है, ठीक है अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो मुझसे। और वो एकदम तैयार हो गया होता है मैच के लिए और मास्टर बैंक भी एकदम तैयार होते हैं, उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका अनाउंसमेंट होती है, मैच स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि स्टीफन एकदम भगते हुए जाता है मास्टर बैंक की तरफ और वो एकदम अपनी तलवार को तैयार
तैयार करता है और सीधा सामने की तरफ मारता है मास्टर बैंक को, लेकिन मास्टर बैंक उसे डॉज कर लेते हैं और स्टीफन सोच रहा होता है क्या ये कैसे बच गए, और मास्टर बैंक एकदम उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और उसका स्टीफन यहीं पे नहीं रुकता, वो अपनी दूसरी शॉट लेता है, वो एक के बाद एक मारने लगता है मास्टर बैंक को, लेकिन वो सभी को डॉज कर रहे होते हैं और वो दोनों के दोनों ऐसे ही कर रहे होते हैं। स्टीफन अटैक कर रहा होता है, मास्टर बैंक उन सभी को डॉज कर रहे होते हैं और इसे देख के जैब बोल रहा होता है वाओ ये क्या है, और इस मैच को बॉब, जैब, अकीरा और सैद सब के सब देख रहे होते हैं। उसका जैब बोलता है क्या ये पॉसिबल भी है, ये तो नामुमकिन है, लेकिन बॉब उसे देख के बोलता है लेकिन उनकी स्पीड ये तो कुछ ज्यादा ही है, और मास्टर बैंक उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और स्टीवन सोच रहा होता है आखिर क्यों अटैक क्यों नहीं कर पा रहा मैं उसके ऊपर, और फिर स्टीफन अटैक करता है अपनी शॉट से, लेकिन मास्टर बैंक वहां से पहले ही हट गए होते हैं और वो बोलते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रहा क्या बच्चे, और यही सुन के स्टीफन एकदम हिल गया होता है। उसके बाद मास्टर बैंक उसके पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास बस यही सब है, तुम मुझे कुछ और अच्छा नहीं दिखा सकते क्या, और स्टीफन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये इतने पास कब आए, और इसी की डर की वजह से वो एकदम पीछे की तरफ चला जाता है मास्टर बैंक से, और फिर वो उनसे दूर चला जाता है और फिर वो सोच रहा होता है कि आखिर इस बूढ़े के साथ बात क्या है, क्या ये एक इंसान भी है, मुझे तो नहीं लगता, और फिर वो अपने आगे देखता है जहाँ से मास्टर बैंक एकदम गायब हो गए होते हैं और वो एकदम उसके पीछे आ गए होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है, और फिर स्टीफन कुछ महसूस करता है अपने पीछे और एकदम डर जाता है, और उसके बाद वो एकदम अपने अटैक कर देता है शॉर्ट से पीछे की तरफ, लेकिन मास्टर बैंक वहां पे नहीं होते। उसके बाद वो उसके सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या वेस्टर्न लोगों की तलवारबाजी यही है, क्या तुम यही यूज करते हो, क्या तुम सिर्फ स्टैप करना जानते हो, और स्टीफन उनकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है क्या ये मेरे सामने कब आए, और उसके बाद मास्टर बैंक अपने हाथ को उसके पेट पे रखते हैं और सीधा एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम मुड़ के चला जाता है पीछे की तरफ, उसे बहुत जोर से लगा होता है, उसकी हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही होती। उसके बाद वो एकदम जाके टकराता है दीवार से और उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई होती है कि वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता। उसके बाद मास्टर बैंक उसके पास आते हैं और स्टीफन सोच रहा होता है क्या ये कब आया मेरे पास। उसके बाद मास्टर बैंक एकदम गुस्सा होते हुए उससे बोलते हैं कि खड़ा हो जा और कुछ ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करो इसे, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। और स्टीफन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या मैंने इतना सब कुछ किया और ये ऐसा बोल रहे हैं मुझसे, और मास्टर बैंक उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं एडमिट करता हूँ, और मास्टर बैंक उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या अब ये क्या बोल रहा है। उसका स्टीफन एकदम खड़ा होता है और वो बोलता है ठीक है दादाजी मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो फिर आप जीत गए, और वो मास्टर बैंक की तरफ देख के बोल रहा होता है ये सब। मास्टर बैंक भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका स्टीफन एकदम चिल्ला के बोलता है मैं स्टीफन, और मास्टर बैंक उसी के पास आ रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपनी हार को, इससे ज्यादा वो कुछ और बोलता है। मास्टर बैंक एकदम अपने हाथ को उसके पास ले जाते हैं और वो सोच रहा होता है क्या अब ये क्या कर रहे हैं, और उस अटैक की वजह से मास्टर बैंक ने स्टीफन का वोकल कोड निकाल लिया होता है और वो बोलते हैं कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले की मैच कब खत्म होगा, और स्टीफन के मुंह से खून निकले ही जा रहा होता है, उसके गले में एकदम छेद हो गया होता है। उसका मास्टर बैंक उसके वोकल कोड के एकदम नीचे की तरफ फेंक देते हैं और स्टीफन बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है दर्द की वजह से, क्योंकि उसका बिल्कुल दर्द हो रहा होता है बहुत ज्यादा। और फिर मास्टर बैंक बोलते हैं स्टीफन से कि अगर तुम दूसरों को मारने के लिए तैयार हो तो फिर तुम्हें खुद भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो एकदम स्टीफन की तरफ देख के बोल रहे होते हैं ये, और स्टीफन उनकी तरफ देखता है और वो एकदम बहुत ज्यादा शौक में होता है। उसने अपने हाथ को अपने गले पे रख रखा होता है। उसका मास्टर बैंक सीधा अपनी किक उसके मुंह पे मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा एकदम हवा में उड़ जाता है और जिसकी वजह से उसका हाथ हट जाता है उसके गले से और उसके बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन मास्टर बैंक यहीं पे नहीं रुकते, वो अपने हाथों को तैयार करते हैं और नाखूनों को निकाल लेते हैं और सीधा उसके सिर पे अटैक करते हैं दोनों तरफ से, और जिसके बाद हमें दिखाता है स्टीफन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। इस बार उसकी नाक कान से सबसे खून निकल रहा होता है, और उसके बाद हमें दिखाता है कि स्टीफन सीधा जमीन पे गिर गया होता है, मास्टर बैंक उसके पास ही खड़े होते हैं और उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो मर ही जाएगा, और मास्टर बैंक बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये देख के। उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, और इसे देख के शायद कि मोहम्मद जिन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शौक में होते हैं, और जैब और ब्रॉक भी यही देख रहे होते हैं। अकीरा बहुत ज्यादा डर रही होती है पीछे और अपना शायद भी उसी की तरफ देख रहा होता है, और उसका हमें दिखाते हैं ली जो बोलता है ये बूढ़ा आदमी ये क्या करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ उस समय, और फिर ली याद करता है कि मास्टर बैंक ने यही अटैक सीधा उसके ऊपर किया था जब उन्होंने उसका गला पकड़ लिया होता है एकदम स्पीड से, लेकिन उस समय ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर बैंक क्या करना चाहते हैं उसके साथ उसका गला पकड़ के। उसका ली बोलता है कि मैं बाल बाल बच गया वरना मेरा हाल भी इसी की तरह होता, और फिर कोई उनके मैच को देख रहा होता है और ये सुबह की डैड होते हैं, वो बोलते हैं कि ये पागल क्या ये करने की कोशिश कर रहा है, ये तो सीधा सीधा मर्डर है, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन शायद के अंकल उन्हें कुछ नहीं बोल रहे होते। उसका हमें दिखाते हैं बैट का प्राइज और यहाँ पे होगारिया और शायद के मैच में शायद जीत गया होता है, और यहाँ स्टीवन और मास्टर बैंक के मैच में स्टीवन हार गया होता है और मास्टर बैंक जीत गए होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं कि अगला मैच होगा ली और काइल के बीच में, और उसके बाद मास्टर बैंक की डिसिप्लिन और जिन के बीच में मैच होगा, और लास्ट में जाके शायद की मॉम और कैप्टिवा के बीच में मैच होगा। उसके बाद दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि सारी की सारी बैटिंग रोक दी गई है और अब मैच शुरू करते हैं, और ये मैच होता है ली और काइल के बीच में, जहाँ पे हमें दिखाते हैं काइल और ली दोनों के दोनों तैयार होते हैं और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं वेपन के साथ
साथ में। और फिर हमें जिन दिखाते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है सोच के कि अगर वो मास्टर वैंग से फाइट करेगा तो उसके साथ क्या होगा। और वो दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ली की आंखें एकदम खुल जाती हैं और फिर वो वहीं पे बैठा होता है। उसके बाद वो सांस लेता है और वो साइड में देखता है यहाँ पे शहद की मॉम आ गई होती है उसके कमरे के अंदर। उसके बाद शहद की मॉम बोलती है जिन से कि ली और काइल का मैच खत्म हो चुका है और जिन उन्हीं की तरफ दिख रहा होता है, सोच रहा होता है तो फिर अगला मैच मेरा है। और इसी के बाद शहद की मॉम बोलती है तो फिर अगला मैच तुम्हारा है, क्या तुम तैयार हो। और हमें दिखाते हैं ली ने हरा दिया होता है काइल को अपने वेपन से और वो भी बहुत ज्यादा थक गया होता है। उसका अनाउंसमेंट होती है कि जॉन ली विनर है और वो एकदम हंसते हुए देख रहा होता है काइल की तरफ। वो काइल जमीन में डला होता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि अगला मैच कोरिया के जिन वॉन और चाइना के बीच में है। और शहद की मॉम और जिन दोनों के दोनों ये सुनने होते हैं। उसके बाद जिन खड़ा होता है और शहद की मॉम बोलती है जिन से कि अपना ध्यान रखना, तुम्हारा ओपोनेंट और कोई नहीं है कि सुप्रीम ब्लैक का हायर है। और उसके बाद जिन वहां से जा रहा होता है और वो शहद की मॉम से बोलता है कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं किसी से। और फिर जिन के आगे मास्टर वैंग का डिसिप्लिन खड़ा होता है, वो एकदम हंस रहा होता है, जिन उसे ही देख रहा होता है गुस्से से। उसका मास्टर वैंग का डिसिप्लिन बोलता है कि मैंने सुना है कि कोरिया के मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा बेकार है, क्या तुम भी वहीं से आते हो बच्चे। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द दिखा दूंगा कि किसकी मार्शल आर्ट बेकार है। और वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। और फिर जिन गुस्से से उसी की तरफ दिख रहा होता है और वो बोलता है कि आज तू मेरे हाथों से ही हारेगा, चिंता मत कर। और यही सुन के मास्टर वैंग का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और फिर उसके बाद मैच स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट होती है और मास्टर वैंग का डिसिप्लिन अपने कपड़े को पीछे फेंक देता है और वो जिन के सामने खड़ा हो जाता है। और वो जिन से बहुत ज्यादा लंबा होता है, उसकी बहुत ज्यादा बॉडी भी होती है। उसका वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और वो एकदम हंस रहा होता है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या अभी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन अपने हाथ से उसके हाथ को हटा देता है और उसे हाथ मिलाने से मना कर देता है। और मास्टर वैंग का डिसिप्लिन जिन की तरफ देख रहा होता है और जिन भी उसे ही देख रहा होता है। और उसका मास्टर वैंग का डिसिप्लिन अपने हाथ में ताकत लगाता है और जिन के हाथ को एकदम हिला देता है। उसका वो बोलता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो तुम। और यही सुन के जिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसका वो अपने हाथ को हटा लेता है, लेकिन मास्टर वैंग का डिसिप्लिन यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा अपने हाथ उसके सिर की तरफ ले जाता है। लेकिन जिन उसके हाथ को आते हुए देख लेता है। उसका वो नीचे की तरफ झुकता है और सीधा उसके पैरों पर अटैक करता है, जिसके बाद मास्टर वैंग का डिसिप्लिन जमीन पे गिर जाता है। और जिन मौके का फायदा उठाता है और सीधा अपने किक को उसकी गर्दन पे मारता है। और वो किक इतनी जोर से मारी होती है कि वो सीधा हवा में उड़ते हुए जाता है और दूर जाके गिरता है। और जिन उसी की तरफ दिख रहा होता है, वो सीधा जमीन में डला होता है। और फिर जिन पूछता है उससे बस क्या इतना ही था, क्या तुम और कुछ नहीं करना चाहते। और उसका मास्टर वैंग का डिसिप्लिन वहीं पे डला होता है। वो एकदम हंस रहा होता है और फिर वो एकदम खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर वो अपने हाथ को हटाता है और वो पीछे की तरफ देख रहा होता है हंसते हुए और वो बोलता है कि बुरा नहीं था बच्चे। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। जिन अपने पैर पे जोर लगा रहा होता है। मास्टर वैंग का डिसिप्लिन भी अपने पैरों पे जोर लगाता है, लेकिन जिन एकदम हवा में उड़ता है और सीधा उसके मुंह पे किक करता है। और मास्टर वैंग के डिसिप्लिन को इसकी वजह से कुछ नहीं होता, लेकिन जिन बहुत ज्यादा दर्द में लग रहा होता है, क्योंकि मास्टर वैंग के डिसिप्लिन ने सीधी अपनी एल्बो उसके रिब केज में मारी होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसका मास्टर वैंग का डिसिप्लिन सामने की तरफ ही दिख रहा होता है। जिन अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है और सीधा उसकी चोटी को पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपने हाथ को तैयार करता है और सीधा उसकी चिन पे मारता है। वो सोच रहा होता है क्या ये इतनी तेज कैसे हो सकता है, लेकिन जिन्हें इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो उसकी चोटी को तोड़ देता है और सीधा उसके मुंह पे अपना अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन में जाके गिरता है और वो बिल्कुल नहीं उठ पा रहा होता। जिन उसके ऊपर ही होता है और शहद की मॉम और ऑस्कर उसके मैच को देख रहे होते हैं। शहद भी देख रहा होता है, कैप्टिवा भी देख रहा होता है और ली के डैड भी देख रहे होते हैं। इसे मास्टर वैंग भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं अच्छा तो ये है, ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जिन जो जीत के बाहर की तरफ आ रहा होता है और शहद की मॉम उससे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम बिल्कुल नहीं घबराए वहां पे उसके सामने, तुमने बहुत अच्छे से फाइट की। और यही सुनकर जिन्हें एकदम हंसते हुए बोलता है शहद की मॉम से कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान था, ये तो मैं खाते खाते भी कर सकता था। उसका अनाउंसमेंट होती है कि अब बैटिंग रोक दी गई है और अगला मैच शुरू करते हैं। और वो दोनों के दोनों बाहर की तरफ ही दिख रहे होते हैं। और जो ये मैच होता है शहद की मॉम और कैप्टिवा के बीच में होता है, जहाँ पे शहद की मॉम बोलती है जिनसे ठीक है अगली टर्न मेरी है तो मैं जा रही हूँ। और जिन बोलता है शहद की मॉम से कि आप अपना ध्यान रखना। और शहद की मॉम एकदम सीरियस होते हुए जा रही होती है सामने की तरफ और कैप्टिवा भी आ रहा होता है अपनी तरफ से। और उसको हमें दिखाते हैं जिन जो अपना हाथ एकदम दीवार पे पटकता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है उसी जगह पे जहाँ पे मास्टर वैंग के डिसिप्लिन ने उसे एल्बो मारी होती है। और फिर जिन याद करता है कि मास्टर वैंग के डिसिप्लिन ने कितनी बुरी तरीके से उसे एल्बो मारी थी। उसका बाद वो एकदम सामने की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं शहद की मॉम और कैप्टिवा दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सीधी अनाउंसमेंट होती है कि मैच को स्टार्ट करा जाए। लेकिन कैप्टिवा बिना किसी टाइम को वेस्ट करे सीधे अपने हथियार को निकालता है और शहद की मॉम की तरफ भी देख रहा होता है और शहद की मॉम भी उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखती है क्या ये क्या है, ये कुल्हाड़ी ये क्यों फेंकी इसने। और शहद की मॉम उस कुल्हाड़ी से बच जाती है और कुल्हाड़ी एकदम पीछे की तरफ चली जाती है, लेकिन उनके ऊपर कैप्टिवा आ गया होता है। वो सोच रही होती है क्या ये कब इतने ऊपर आया। और फिर कैप्टिवा सीधा एक पंच मारता है शहद की मॉम को, लेकिन शहद की मॉम साइड में हट के बच जाती है और कैप्टिवा उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है शहद की मॉम की तरफ और वो उनकी कॉलर पकड़ लेता है शर्ट की
की। उसका वो अपना दूसरा चाकू निकालता है और सैतक्योम को मारने के लिए जाता है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि सैतक्योम का गला कट गया होता है इस चाकू की वजह से, लेकिन सैतक्योम अपनी किक से सीधा उसे हवा में उड़ा देती है और वो कैप्टिवा की तरफ ही दिख रही होती है। कैप्टिवा भी नहीं देख रहा होता है, लेकिन उसके बाद सैतक्योम जंप करती है और उस कैप्टिवा को लात भी मारती है, लेकिन कैप्टिवा नीचे झुक के बच जाता है उससे और सैतक्योम देख रही होती है क्या ये कभी से मिली, और वो सीधा अपने वेपन को लेता है और सैतक्योम की तरफ अटैक कर देता है और एकदम ऊपर की तरफ करता है, लेकिन सैतक्योम पीछे हट के बच जाती है उससे और हमें दिखाते हैं कि अभी उन्हें चोट लगी होती है, उनके खून निकल रहा होता है और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई होती है और वो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है कैप्टिवा की तरफ, लेकिन कैप्टिवा भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है सैतक्योम को और फिर वो दोनों के दोनों अपनी जगह से भागते हुए जा रहे होते हैं, कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता और फिर कैप्टिवा दोबारा से अटैक करता है सैतक्योम पे, लेकिन सैतक्योम बच जाती है और फिर वो सीधा कैप्टिवा के पास जा रही होती है। कैप्टिवा साइड में देखता है जहाँ से वो अटैक करती है और कैप्टिवा के सीधे मुंह में लगी होती है उनकी लात, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा था गिर जाएगा, लेकिन कैप्टिवा अपने आप को संभालता है, उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखा दें सैतक्योम एकदम नीचे आ जाती है और उसकी कुल्हाड़ी उड़ाड़ी सब छूट गए होते हैं उसके हाथ से और लास्ट टाइम भी वो अपने आप को संभालता है और अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जाता है और वो अपना लास्ट वेपन निकल रहा होता है सैतक्योम की तरफ, लेकिन सैतक्योम उसकी एक्स को पढ़ती है और कैप्टिवा उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सीधा अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सैतक्योम उसे अब आराम से देख रही होती है और सैतक्योम ने उसे एक्स की मदद से बड़े से चाकू को रोक लिया होता है जो कैप्टिवा ने अटैक किया होता है सैतक्योम के ऊपर, और वो सामने की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे सैतक्योम की एक्स एकदम टूट गई होती है बीच में से, क्योंकि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है, लेकिन सैतक्योम अभी भी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। उसका वो साइड में देखती है जहाँ से कैप्टिवा आता है और वो सीधा उन्हें किक करता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाके दूर गिरती है और सैतक्योम उसी की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या किया इसने। उसके बाद सैतक्योम अपने शर्ट के बटन खोलती है और अपने वेपन को निकालने के लिए तैयार होती हैं और वो हवा में उड़ते उड़ते ही अपना वेपन निकाल लेती हैं और सीधा जमीन में आकर लैंड करती हैं, जहाँ पे उनका वेपन एक दूसरे से अटैच करके तलवार बदल जाता है और वो कैप्टिवा की तरफ ही देख रही होती है। कैप्टिवा वो नहीं देख रहा होता है, वो सैतक्योम की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद वो एकदम दौड़ता है और वो बहुत तेजी से सैतक्योम की तरफ आ रहा होता है। सैतक्योम उसे ही देख रही होती है और सैतक्योम ने अपनी तलवार को फ्लेक्सिबल करके उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और फिर वो ताकत लगाता है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन सैतक्योम ने उसे और टाइट कर दिया होता है और फिर वो उस तलवार को सीधा अपनी तरफ खींच देती है, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं कैप्टिवा का हाथ अपने आप कट गया होता है और वो दो हिस्से में बट गया होता है और कैप्टिवा को यही देख के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और सैतक्योम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसे ही देख रही होती है और फिर उसका हाथ सीधा जमीन में जा गिर जाता है, लेकिन कैप्टिवा किसी चीज की चिंता नहीं करता, वो सीधा अपने पैर को लेता है और अपने हाथ में ही मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा सैतक्योम की तरफ जाता है चाकू पकड़ के और उसके बाद सैतक्योम सोच रही होती है क्या ये क्या किया इसने इसने अपने कटे हाथ को लात मारी, और जहाँ पे कैप्टिवा सैतक्योम के बहुत ज्यादा पास में आ गया होता है वो सीधा उनके गले के पास जा रहा होता है हाथ लेके और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जिसके बाद वो सीधा सैतक्योम को दीवार पे पटक देता है और सैतक्योम कुछ नहीं कर पा रही होती है उसके सामने। फिर वो देखती है कि कैप्टिवा उन्हें दूसरा अटैक करता है और वो सीधा अपने हाथ को ले जाता है और सैतक्योम के पेट में मारता है बहुत जोर से। इस अटैक की वजह से कैप्टिवा को दर्द हो रहा होता है और सैतक्योम भी बहुत ज्यादा दर्द में होती है, उनके शर्ट में बिल्कुल हाथ छप गया होता है उसके खून का और कैप्टिवा यहीं भी नहीं रुकता, वो अपने हाथ को तैयार करता है और दूसरा अटैक करने के लिए जाता है सैतक्योम पे, लेकिन सैतक्योम बोलती है कैप्टिवा से कि रुक जाओ और वो वहीं से रुक जाता है। उसका सैतक्योम बोलती है कि अगर तुमने 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारी गर्दन होगी जो हवा में उड़ेगी और कुछ नहीं, और उसका कैप्टिवा सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इन्होंने मेरे साथ, ये इन्होंने कब मेरे गले में फंसाया, और सैतक्योम एकदम उसी की तरफ देख रही होती है गुस्से से, ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसने कुछ किया तो सैतक्योम सीधा उसकी गर्दन को उड़ा देंगी और फिर वो सैतक्योम की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और शायद अपनी मोम के मैच को ही देख रहा होता है, जिन भी अपनी मास्टर के मैच को देख रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं मास्टर वैंग जो एकदम हंसते हुए बोलते हैं ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है पहले के मुकाबले, और वो जिसके ऊपर बैठे होते हैं वो उनका डिसिप्लिन होता है, उसके हाथ गर्दन पैर सब मुड़ गए होते हैं और मास्टर वैंग ने ये सब किया होता है उसके साथ, और उसके बाद वो सब अनाउंस करते हैं कि जो विनर है वो कोरिया की एना जिन है, और फिर हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है ओसाका स्टेडियम के अंदर जहाँ पे र्यूशिन होता है रिनिस्के होता है वो सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं, और फिर हमें दिखाते हैं पहले नंबर पे होते हैं मास्टर वैंग जिनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है पहले के मुकाबले, और दूसरे नंबर पे होती है सैतक्योम उनका नाम होता है एना जिन, और तीसरे नंबर पे होता है जॉन ली, और चौथे नंबर पे होता है सैतक्योंग, और सबसे लास्ट में होता है अपना जिन जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है इसलिए उसका प्राइस इतना होता है। उसके बाद र्यूशिन बोलता है रिनिस्के से कि बैट्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, और रिनिस्के बोलता है रीजन से क्योंकि हर एक मैच बहुत ज्यादा इंटेंस है, उसके अंदर जो भी सारी बैट लगाई गई हैं वो सभी की सभी विनर्स को मिली हैं, और रीजन बोलता है कि जो भी बात हो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ा आदमी और वो लेडीज बहुत ज्यादा ताकतवर हैं इन सब के मुकाबले, लेकिन रिनिस्के को इसकी कोई परवाह नहीं होती, वो बोलता है कि जब तक हमें पैसे मिल रहे हैं तब तक हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर रीसन बोलता है तो फिर अगला मैच के बारे में क्या है वो किसका है, और फिर रिनिस्के बोलता है कि जिसके ऊपर सबसे कम बैट लगाई गई है उन दोनों का मैच होगा कल, और ये
यही सुनने के बाद रेसन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर कल मैच चेयरमैन कैंग और उस लड़के के बीच में होगा क्या। और फिर यूनिस को बोलता है तो उस लेडी और जॉन ली का मैच होगा उसके बाद। और यूनिस के उसी की तरफ दिख रहा होता है उसका। रेसन बोलता है यूनिस के से तो उस बूढ़े आदमी के बारे में क्या होगा कि वो किससे फाइट करेगा। और इसी के बाद यूनिस के बोलता है कि वो लास्ट होगा। और फिर रेसन बोलता है यूनिस के से अच्छा ऐसी बात है तो फिर लास्ट में जो मैच होगा वो लेडी और इस बूढ़े आदमी के बीच में ही होगा। लेकिन रेनिस के बोलता है रेसन से कि हम अभी श्योर नहीं है कि वो ही होंगे, क्या पता इन दोनों में से कोई फाइट करे मास्टर बैंक से। बस हमें इंतजार करना है और देखना है कि किसका मैच किसके साथ होगा। और उसका हमें दिखाते हैं ओसाका स्टेडियम जहाँ पे रात हो रही होती है, जहाँ पर ली और काइल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उसके बाद ली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो बोलता है कि अच्छा मैच था तुम्हारे साथ। और काइल भी अपना हाथ उसके साथ मिलाता है और वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने भी तुमसे बहुत ज्यादा बातें सीखी हैं। और ली बोलता है काइल से सेम टू सेम, मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। फिर वो बोलता है पर, और काइल उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या अब ये क्या बोल रहा है। उसका ली पूछता है काइल से कि मैंने सुना है कि तुम चेयरमैन कैंग के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से। और काइल उसी की तरफ देख रहा होता है उसका। वो बोलता है कि तुम क्या ये जानना चाहते हो कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ली बोलता है हाँ वैसे बात तो यही है। उसका काइल बोलता है ली से कि पहले तो हम दोनों सेम लेवल पे थे। और ली सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है पहले, इसका क्या मतलब है। उसका काइल बोलता है कि 2 साल पहले जब हमारी फाइट हुई थी तब हम दोनों सेम ही लेवल पे थे, पर अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उनका मैच हूँ। और यही सुन के लिए एकदम शॉक होता है, बोल रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। और उसके बाद काइल पूछता है ली से कि मुझे लगा कि तुम्हारा मैच एना के साथ है और एना सत की मॉम है। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद ली काइल की तरफ ही दिख रहा होता है। उसके बाद काइल बोलता है कि अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे 10 भी आ जाएं तब भी वो उन्हें हरा पाएंगी। और यही सुनकर ली को बहुत जोर से झटका लगता है। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है, और उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। उसके बाद वो वहां से जा रहा होता है और उसके पीछे से काइल उसे बोलता है कि आपका अच्छा सा दिन बीते। लेकिन ली बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो वहीं से जा रहा होता है। इसका वो गेट बंद करता है, वहां से चला जाता है। और काइल उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका वो चेयर पे बैठता है और बोलता है हाँ बहुत ज्यादा थकान भरा दिन था। उसका वो साइड में देखता है स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाते हैं बहुत सारे मॉनिटर होते हैं जिनमें सीसीटीवी लगी होती है। और जिसमें एक मॉनिटर के अंदर हमें दिखाता है कि मास्टर बैंक जा रहे होते हैं सामने की तरफ। उसके बाद वो सीसीटीवी की तरफ देखते हैं और फिर वो वहां चले जाते हैं। और काइल उन्हीं की तरफ दिख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद एकदम ही कोई गेट बजा देता है और वो एकदम डर गया होता है कि क्या कहीं ये वो तो नहीं है। और फिर काइल एकदम अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। उसके बाद गेट खुलता है, वो सामने की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि उसके सामने मास्टर बैंक खड़े होते हैं और उसे ही देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं ओहो ये कौन है, और वो उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। उसका वो बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है। फिर काइल बोलता है कि लेकिन आप यहाँ पे आए क्यों हैं। और फिर मास्टर बैंक बोलते हैं काइल से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम में जो डेड बॉडी पड़ी है कि तुम उसे हटा दो। और ये सुन के काइल बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका मास्टर बैंक बोलते हैं काइल से कि मुझे वो स्टूडेंट पसंद नहीं है जो दूसरों से हार जाए। और यही बोल के वो उसके पास आ रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि इन सब बातों को साइड में रखो, पहले तुम ये बताओ कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे हैं। और वो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं, ये डरावने लग रहे होते हैं। और यही सुनने के बाद काइल समझ गया होता है कि मास्टर बैंक क्या करने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। फिर वो डरते हुए पूछता है पर किसके लिए, आप क्यों पूछ रहे हैं ये। और फिर मास्टर बैंक बोलते हैं काइल से कि बस मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें और कोई रीजन चाहिए इसके लिए। लेकिन काइल बोल देता है मास्टर बैंक से कि ये अलाउ नहीं है कि मैं बाकी सारे कंटेस्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दूं ऐसे ही। लेकिन यही सुन के मास्टर बैंक अपने दोनों हाथों को तैयार करते हैं और सीधा काइल की तरफ आ रहे होते हैं भागते हुए। और काइल सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो भी अपना वेपन निकाल लेता है और वो एकदम फाइट करने के लिए तैयार होता है। और फिर मास्टर बैंक अपने हाथ से उसके चेहरे को पकड़ते हैं। वो इतनी जोर से पकड़ा होता है कि उसके ग्लासेस टूट गए होते हैं। और फिर वो सीधा उसे उठाते हैं और दीवार में जाके पटक देते हैं पीछे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके वेपन भी एकदम गिर गए होते हैं साइड में, और मास्टर बैंक ने उसे ही पकड़ा होता है। और काइल बहुत ज्यादा डर गया होता है ये देख के। उसके बाद मास्टर बैंक बोलते हैं काइल से कि ये बहुत समय बाद हो रहा है जब मुझे किसी की चीज के लिए इतना अच्छा लगा हो, पर अभी मैं प्यासा हूँ खून के लिए, तो मुझे जल्दी से बताओ कि बाकी सब कहाँ पे है। इसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा और अगला मैच 2 दिन के बाद है। और काइल ये सब सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है मास्टर बैंक से। उसके बाद वो बोलते हैं एकदम गुस्से से तो तुम मुझे बताओगे या नहीं बताओगे कि बाकी सब कहाँ पे हैं। दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखने के लिए थैंक यू, और अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि काइल के साथ मास्टर बैंक क्या करेंगे। तब तक के लिए बाय। और भाई 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू आप सभी को।